ये राजेश जी पायलट की पुण्यतिथि के अंदर अशोक जी गहलोत साहब लोगों को फोन कर करके बुला बुला के रोकते थे कि तुम्हें वहां नहीं जाना हर बार। अब आज वो खुद जा रहे हैं तो क्या कोई मजबूरी तो रही होगी। सचिन पायलट को याद किया जाना चाहिए नेता बनाने के लिए और अशोक गहलोत को याद किया जाना चाहिए नेताओं को मारने के लिए। गहलोत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि फोन टेप का इतना डर है लोगों में कि पति पत्नी भी एक दूसरे से फेस टाइम पे बात करते हैं। फोन टेप के इस पूरे खेल का जो सबसे सुपर हीरो है वो अशोक गहलोत ही है, जिसने सबसे ज्यादा फोन टेप करवाए। वो फोन टेप के खिलाफ आवाज उठा रहा है। आम राजपूत का सबसे ज्यादा शोषण किया है तो इन्होंने राजा और महाराजाओं ने किया है, और ये राजपूत के नाम से टिकट लेते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री बनते हैं और सबसे ज्यादा राजपूत की दुर्गति करते हैं। बेचारे महेश जोशी को अंदर पटक रखा है, तो उस हिसाब से तो मंत्रिमंडल सारा ही जाना चाहिए। और सबसे पहले अशोक जी जाने चाहिए। जल जीवन मिशन में तो है ही है। आप अशोक गहलोत के काफी नजदीकी थे, सरकार बनाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, फिर ऐसा क्या हुआ एक साल में कि 36 का आंकड़ा हो गया? राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट कोई पॉलिटिशियन है, सबसे बड़ा धूर्त पॉलिटिशियन है तो अशोक गहलोत। मैं तो ये कहूँ कांग्रेस छोड़ के और अशोक जी चुनाव जीत जाए तो मैं तो उनको रामदेव जी है ना रूणी चौवाड़े की तरफ पूजने लग जाऊं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा जी। सर, राजस्थान विधानसभा में आप जिस तरीके से भाषण दिया करते थे तो एक रोमांचक माहौल बना रहता था, तो जनता तो आपको मिस कर रही है कि आप विधानसभा में होने चाहिए थे। क्या आप भी मिस करते हैं विधानसभा को? देखिए, जो चीज जब क्या करते हैं उसका मतलब नहीं है, पर मैं वहां नहीं हूँ। ये चलता रहता है राजनीति के अंदर, ये उतार चढ़ाव हार जीत इस लोकतंत्र का एक हिस्सा है। तो चुनाव में इस बार आपको सफलता नहीं मिली, क्या कारण रहे, कहाँ कमी रही, क्या मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है मेरे वहां जो पहाड़ी बेल्ट है जो कि लगभग 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा है और उसमें लेपर्ड सेंचुरी बनाई थी। उस लेपर्ड सेंचुरी के अंदर पहले से लेपर्ड थे, कुछ लेपर्ड बाद में और भी आए थे, और उनके साथ साथ हिरण, सांबर, चित्तल ये भी आने थे जी। तो वो अशोक जी गहलोत साहब का मेरा उस टाइम में थोड़ा सा 36 का आंकड़ा हो गया था, तो इस वजह से उन्होंने वो 2,500 चित्तल, सांबर उनको रोक दिया था। अब हो सकता है कुछ मवेशियों का, लोगों का वो लेपर्ड ने नुकसान किया और कुछ चुनाव में उसको मुद्दा बन गया, तो ये भी कारण रहा। और दूसरा कुछ ज्यादा फर्क नहीं था, फाइट था वो मेरे और चुनाव जीतने वाले के बीच में 3-4 हजार वोटों का फर्क रहा। झुंझुनू उपचुनाव में भी आपने कोशिश करी, यहाँ भी आपने 35 कौम वर्सेज एक कौम का नारा दिया, क्या था वो नारा? देखिए, झुंझुनू के अंदर विजेंद्र जी ओला जो कांग्रेस से विधायक थे, फिर वो सांसद हो गए, और उनके पिता शीशराम जी ओला वो वहां से सांसद रहे, विधायक रहे, लंबे टाइम तक ओला परिवार की वो सीट रही। और ये सच बात है कि उस सीट के ऊपर आजादी के बाद लगभग 1-2 बार को छोड़ के सारा जाट ही विधायक रहे, और कांग्रेस और बीजेपी से जाटों के विधायक आते हैं, दोनों वो ही आते हैं, पार्लियामेंट भी वही आते हैं, असेंबली में वही आते हैं, संख्या भी है। और उसके बाद में आज जिस समाज का सांसद है, विधायक है, जिसका राज है, और उसी का एसटीएम और तहसीलदार लग जाता है, उन्हीं के कलेक्टर और एसपी लग जाते हैं उसी जाति के, और उन्हीं के एसएचओ उस थानों में उसी समाज का लग जाता है जिसका एमएलए है, और फिर दूसरे लोगों के साथ नाइंसाफी टाइप की सिचुएशन बनती है, तो ये नारे बनते हैं। हरियाणा में लंबे टाइम तक जाट चीफ मिनिस्टर रहे, लंबे टाइम तक, और हरियाणा बनने के बाद से ही, और आज 2 बार से नहीं, तो वहां यही हुआ। महाराष्ट्र के अंदर मराठा ही होते थे, आज वहां नहीं है। तो राजस्थान में भी ऐसी 10-20 विधानसभा बता दूंगा
जैसे डूंगराम के अंदर बहुत वोटों से जीते, तो आप बता रहे हो इसी नारे से जीते। हनुमानगढ़ के अंदर जो विधायक जीते हैं वो भी जाट वर्सेस अदर से जीते हैं। नौर में भी यही, वो अमित चाचा ने, वो भी जाट वर्सेस अदर ही हुआ था। और राजगढ़ में भी यही है, बहुत सी जगह होता है। एक और सवाल ये है कि आप अशोक गहलोत के काफी नजदीकी थे, सरकार बनाने में भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बीएसपी के जो 6 विधायक थे उनके साथ में आप उनको साथ में लेके आए, फिर और 1 साल पहले तक वो आपके बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में भी गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ 1 साल में कि 36 का आंकड़ा हो गया? देखिए, अशोक जी गहलोत जो नेता हैं, दिल्ली पर उनकी सदा से मेहरबानी रही है जी। और दिल्ली किस तरीके से सेट होती है इस मामले में अशोक जी का कोई सानी नहीं है। अच्छे अच्छों को उन्होंने पानी पिलाया है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा, चंदनमल वैद, शिवचरण माथुर, चाहे आप इधर परशुराम जी मदेना, ये राम निवासी मिर्दा, शीश राम जी ओला, चाहे ये महरिया ओला, ये चाहे खेत सिंह राठौड़, गुलाब सिंह सक्तावत, एक से राजेश पायलट जी थे, नटवर सिंह जी थे, बलराम जाखड़ थे, बूटा सिंह जी थे। इन सबको पानी पिलाया। दिल्ली के अंदर इनका सिस्टम रहा है। बाकी नेता नहीं है। इन मैनेजमेंट के मास्टर नेता होते तो अपने बेटे को चुनाव जिता लेते, अपने बेटे को चुनाव जिता लेते। दोनों बार ही नहीं जिता पाए। और से वो एक विधानसभा उन्होंने पकड़ रखी है जो सरदारपुरा, वो सैनी बाहुल्य उनकी जाति के लोग मेजोरिटी में है। नहीं, इतना पुराना लीडर राजस्थान में कहीं से भी चुनाव लड़े ना। हो सकता है उनको वहां के लोगों से जुड़ाव हो, प्रेम हो। प्रेम नहीं है, वो सिर्फ पार्टियां नहीं, कास्ट होती है। टिकट देते तो कास्ट के बेस पर देते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो। पार्टी तो नाम की है। बरोड के अंदर जो अलवर से लड़ेगा तो यादव ही लड़ेगा, बरोड से यादव ही लड़ेगा, खेतड़ी से आता है तो गुजर ही आता है, मंडावा से, सूरजगढ़ से, झुंझुनू से, हमारे खंडेला से, लक्ष्मणगढ़ से जाट आएंगे। तो ये जो आपके कोलायत से आ गया, चाहे शेरगढ़ से आ गया, चाहे विद्याधर नगर से आ गया, तो ये सारे राजपूत आएंगे। तो ये कास्ट, ये लीडर कास्ट से है। तो शेरगढ़ ने बहुत सीट ऐसी बना रखी है उन्होंने। तो बाकी अशोक जी तो जैसे भैरू सिंह जी लड़ते थे, कभी छबड़ा से लड़ते थे, कभी निबाड़ा से लड़ते थे, कभी गंगानगर से लड़े नहीं जीते तो नहीं, कभी जोरे बाजार से लड़ते थे, कभी दातारामगढ़ से लड़ते थे, बदल के। तो अशोक जी को बदलना चाहिए, नेता नहीं। यदि बदल भी लेंगे तो जीत तो जाएंगे, आपको क्या लगता है? मैं तो ये कहूँ कांग्रेस छोड़ के और अशोक जी चुनाव जीत जाए तो मैं तो उनको रामदेव जी है ना रूणी चवाड़े की तरह पूजने लग जाऊं। नेता नहीं है सर। ये मैनेजमेंट सेट करके सामने कैंडिडेट लेके आते हैं। वसुंधरा जी के सामने अशोक जी कमजोर कैंडिडेट देते हैं, वसुंधरा जी इनके सामने कमजोर कैंडिडेट देता है। ये ऊपर का खेल है। तो ये आपको यहाँ पक्ष और विपक्ष होता है, पक्ष विपक्ष का है। ये वो तो कहते हैं कि मैं जादूगर तो हूँ ही कि मैं एकमात्र मालियों का एक विधायक हूँ, उसके बावजूद भी 3 बार चीफ मिनिस्टर बना। ये तो सच बात है। 3 बार चीफ मिनिस्टर बने, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बने, 3 बार ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी बने, 3 बार केंद्र के मंत्री बने। ये तो है। लेकिन जादूगरी उनकी मैनेजमेंट की है, गोटी फिट करने की है। एक जो मूल सवाल था मेरा ये था कि आपसे नजदीकियां थी, आप काफी नजदीक थे। 1 साल पहले आपके बेटे के जन्मदिन के कार्यक्रम में भी आए, फिर इतनी तकरार कैसे बढ़ गई कि बर्खास्तगी तक बात पहुंच गई? देखिए अशोक जी गहलोत साहब जिस तरीके से, मैंने उनका ये सच बात है कि मैं आउटराइट आदमी हूँ, जहाँ रहता हूँ मैं आउटराइट रहता हूँ। आपने तो 2 बार सरकार बनाने में ये मध्यम मार्ग जो बुद्ध का है तो मेरा नहीं है। मैं फ्रंट फुट पर खेलता हूँ और अशोक जी की मदद की तो फ्रंट फुट पर की। अशोक जी ने पूरी ताकत, जो जितनी ताकत उन्होंने सचिन पायलट को कमजोर करने में लगाई और जितनी ऊर्जा यहाँ खर्च की उन्होंने,
वो यदि राजस्थान की भलाई में करते, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए करते, राजस्थान की जनता को पानी की व्यवस्था करने में करते, और नहीं किया। अब दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बेचारे महेश जोशी को अंदर पटक रखा है, तो उस हिसाब से तो मंत्रिमंडल सारा ही जाना चाहिए। अब सबसे पहले अशोक जी जाने चाहिए, जल जीवन मिशन में तो है ही है। अशोक जी ये कोई ईमानदार थोड़ी है। आप इसको कैसे देखते हैं कि एक पूर्व मंत्री को सरकार ने गिरफ्तार करके और उसमें जेल में डाल रखा है? नहीं, वो तो सरकार जो है जेल में, अच्छी कार्रवाई है ये। मैं तो कह रहा हूँ ये कार्रवाई छोटी है। इस कार्रवाई में बाकी के लोग और आने चाहिए, जो इसमें हकीकत में जो बड़े मगरमच्छ है। इस पूरे प्रकरण के अंदर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग जिस लेवल पर अशोक जी गहलोत ने किया, मेरे खिलाफ मुकदमे लगाए थे। पिपाड़ जो मैंने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, वहां पर किस तरह के मुकदमे लगाए थे। जब तक मैं इनको लगा मैं ठीक नहीं हूं, अब मेरे साथ नहीं है, तो कितने मुकदमे लगाए थे मेरे, पता आपको? 8-10 मुकदमे लगाए थे मेरे। तो राजेंद्र गुड्डा एकदम से कहां से, एकदम पहले तक तो बहुत बढ़िया था गुड्डा, और उसके बाद में क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया। अभी ताजा भी गहलोत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि फोन टेप का इतना डर है लोगों में कि पति पत्नी भी एक दूसरे से फेस टाइम पे बात करते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? फोन टेप के इस पूरे खेल का जो सबसे सुपर हीरो है वो तो अशोक गहलोत ही है। अशोक गहलोत के टाइम के अंदर एक दिन भी हरीश जी मीणा है, मुरारी लाल मीणा ले लो, रमेश जी ले लो, चाहे आपका ये इंद्राज ले लो, या चाहे आपके ये हमारे चाहे विजेंद्र ओड़ा ले लो, दीपेंद्र ले लो, कभी बेचारे सामान्य फोन का यूज नहीं कर पाते। कभी इन्होंने, अशोक गहलोत ने जिस तरीके से लोगों को फोन से भयभीत रखा, हर आदमी का फोन टेप पता था। अरे साबित हो गया, लोग उनका ओएसटी लोकेश जी नहीं कह रहे क्या? अशोक, अब ये राजनीति है, जो सबसे भ्रष्ट आदमी है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है। जिसने सबसे ज्यादा फोन टेप करवाए वो फोन टेप के खिलाफ आवाज उठा रहा है। वो अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि राजस्थान में कभी परंपरा ही नहीं रही फोन टेप करने की, हमने किसी का फोन टेप नहीं करा। ये अशोक जी का तो इस मामले के अंदर, वो तो मेरी जानकारी के अंदर इस मामले में तो खलीफा है। अशोक गहलोत फोन टेप करने वाले मामले में तो इस काम का तो खलीफा है। वो उसको, अशोक गहलोत को रोटी हजम नहीं होती थी। अब ये बजल लाल जी तो इस मामले के अंदर बिल्कुल ही नए, इनको तो ये चीज सीखने में मेरे हिसाब से जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। आपको लगता है वर्तमान सरकार में भी फोन टेप होते होंगे? देखिए, व्यवस्थाएं हैं, और इस व्यवस्था के अंदर मैं तो इनको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं देता इनको, और सभी सरकारें करती है, कोई ज्यादा करती है। पहले शायद भैरू सिंह जी के टाइम में नहीं होता होगा, उस टाइम में खुला काम था, विपक्ष के साथ अच्छे संबंध रखते थे और वो सारे बैठते थे, वो जो सिचुएशन थी। और ये बाद में तो हुआ, रानी के टाइम में भी हुआ, अशोक जी के टाइम में भी हुआ, अब का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। अभी एक और जो मामला है कि बंगला पॉलिटिक्स भी काफी चल रही है राजस्थान में। हाल ही में हनुमान बेनीवाल का बंगला खाली करवाने को लेकर भी कहा गया, नोटिस भी दिया गया उनको, तो इस पे आप क्या मानते हैं? मेरे बंगले के तो मेरे से 17 लाख रुपए लिए नोटिस लेने के लिए, मतलब पूरा वो खाली जब हुआ तो पूरा किराया लिया, रोज पर डे के 10,000 के हिसाब से, पर डे का 10,000 का, जो जबकि मैंने यूज भी नहीं किया था, लेकिन पर डे के मैंने 10,000 रुपए दिए। अब ये सरकारों को मेरे हिसाब से तो जो आदमी व्यवस्था के अंदर है, मंत्री हैं और सरकार को तो जरूरत रहती है, तो जिन लोगों की उपयोगिता नहीं, उनको जो सिस्टम में नहीं, उनको खाली करने की परंपरा शुरू से ही है। एक आपको लेकर भी लोग आरोप लगाते हैं कि कभी बसपा में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में आ जाते हैं, फिर कभी बसपा में चले जाते हैं, फिर कांग्रेस में आ जाते हैं, और फिर कभी शिवसेना में। तो आपकी एक मूल आइडियोलॉजी क्या है, और कौन सी पार्टी आपको ज्यादा अच्छी लगती है?
देखिए, मैं राजेंद्र गुड्डा हूँ और मैं झुंझुनू जिले से आता हूँ, झुंझुनू जिले से। और झुंझुनू जिले के अंदर हमारी आज सब वयोवृद्ध नेता सुमित्रा सिंह जी, जो विधानसभा स्पीकर रही है, वो मौजूद है अभी दुनिया में। 90-95 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई और उन्होंने कांग्रेस से राजनीति शुरू की। उन्होंने उसके बाद में वो लोकदल में गई, लोकदल के बाद में उन्होंने जनता दल में जाके वो ऊर्जा मंत्री बनी, फिर वापिस वो कांग्रेस में आ गई, फिर उसके बाद में बीजेपी में जाके वो विधानसभा स्पीकर बनी, फिर उसके बाद भी कांग्रेस में आ गई। शीश राम जी ओला, जो तिवाड़ी कांग्रेस में जाकर फिर कांग्रेस में रहे, फिर तिवाड़ी कांग्रेस में जाकर मंत्री बने, फिर निर्दलीय हो गए। और आपको बताऊं, मेरी जानकारी के हिसाब से, आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं तो अशोक जी गहलोत, ये जो सरकार इनकी बचाने के अंदर है, सबसे बड़ा रोल वसुंधरा का रहा। तो विचारधारा कहाँ रह गई? अशोक गहलोत की सरकार को बचाने के अंदर वसुंधरा जी ने सबसे बड़ा रोल किया। उन्होंने कहा भी अशोक गहलोत ने खुल के और वसुंधरा जी के अशोक जी के राज में वसुंधरा जी को जिस तरीके का उनका जो आज उनकी पार्टी का राज है, वो मान सम्मान और वो जो नहीं मिला उससे ज्यादा अशोक जी देते थे उनको। तो ये इस मामले को तो मैं आपको बताऊं कि भाजपा ने जनता दल को समर्थन देके और केंद्र में सरकार बनाई, फिर मंडल के नाम लागू कर दिया, फिर कमंडल के नाम से वो सरकार को गिराई। मायावती जी के साथ भाजपा ने पैक्ट किया, मायावती जी ने कांग्रेस के साथ पैक्ट किया, मायावती जी ने समाजवादी के साथ पैक्ट किया। नीतीश जी के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं है, रामविलास पासवान जी के बताने के लिए तो आप क्या एक पर्सन ही, मैं इसको खारिज करता हूँ। एक और सवाल ये है कि 2023 की जो विधानसभा चुनाव में, उससे पहले यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री होते तो कांग्रेस की अच्छी स्थिति होती या सरकार रिपीट करती? देखिए, सचिन पायलट युवा है और दूसरा उनका जो समाज है वो उनके पीछे लामबंद है। फिर तीसरा क्या है कि उनके अलावा भी उनका राजस्थान के अंदर जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया था 2018 में, वो सचिन पायलट के फेस पर ही दिए थे, अशोक जी के फेस पर नहीं थे। वो तो क्या है, दिखाते हैं लड़की दूसरी, शादी कर देते हैं दूसरी से। 2008 के अंदर लड़की दिखाई थी सीपी जोशी और फिर शादी दूसरी से हुई। उससे पहले परशुराम मदेरणा जी थे, चेहरा दिखाया था उनका और फिर दूल्हा बनाया था अशोक गहलोत को। तो ये कांग्रेस के अंदर ये जो चीज है ना, ये पहले से चल रहा है। ये तो सचिन पायलट के मामले में चेहरा तो यही थे, जो मेजोरिटी 21 से लेके जो 89 या 99 जो हुए, तो वो सारा सचिन पायलट की देन थी। अब आगे वो कांग्रेस पार्टी के है, मैं उसके बारे में ज्यादा क्या कह सकता हूँ। अभी भी आप संपर्क में रहते हैं? नहीं, कोई खास नहीं है। वो उनका दायरा काम करने का अलग है, मेरा काम करने का अंदाज अलग है। बाकी वो मेरी जानकारी के हिसाब से वो आदमी लोगों के लिए जितना उन्होंने किया, सचिन पायलट जी यूज हुए जिन लोगों को टिकट दिलाने के अंदर, जिनको मंत्री बनाने के लिए सचिन पायलट ने नेता पैदा किए। सचिन पायलट को याद किया जाना चाहिए नेता बनाने के लिए, और अशोक गहलोत को याद किया जाना चाहिए नेताओं को मारने के लिए। अभी सचिन पायलट और अशोक गहलोत की काफी अच्छी मुलाकात भी रही, क्या इसके बाद थोड़ा सा नरमाई आएगी? मेरी जानकारी के हिसाब से तो ये राजेश जी पायलट की पुण्यतिथि के अंदर सचिन पायलट, अशोक जी गहलोत साहब लोगों को फोन कर करके बुला के रोकते थे कि तुम्हें वहां नहीं जाना, हर बार।
स्पेशली लोगों को बुला के कहा जाता कि तुम्हें वहां दौसा में इस कार्यक्रम में नहीं जाना। अब आज वो खुद जा रहे हैं तो क्या कोई मजबूरी तो रही होगी, कोई मतलब अंदर का मामला मैं क्या बताऊं, लेकिन इसके अंदर मुझे तो प्यार कम और मजबूरी ज्यादा लगती है। एक और मैं आखिरी सवाल, लाल डायरी का भी कोई अगला एपिसोड भी आएगा या समाप्त हो चुकी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अशोक गहलोत जी की सरकार, महिलाओं के प्रति एट्रोसिटी के मामले में वो सरकार को जनता ने फैसला सुना दिया, जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका। एक चीज, अभी इस मामले के अंदर अशोक जी गहलोत, मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री ने बोला लाल डायरी पर गृह मंत्री ने बोला है, वो सारी चीजें हैं। आज महेश जोशी अंदर भी है और दूसरे भी कई अंदर जाने वाले हैं, जाने चाहिए। जिसने भ्रष्टाचार किया वो जाना चाहिए। जनता की जो गाड़ी कमाई का जिसने जो दुरुपयोग किया जाना चाहिए, कितना भी बड़ा आदमी हो, जनता से बड़ा नहीं हो सकता। अब वो किस लेवल पर काम करे, जैसे आने वाले चुनाव में अशोक गहलोत बीजेपी की मदद कर दे इनडायरेक्ट रूप से, ऐसी संभावना लगती है आपको? उनको जकी हांडी में सीट नहीं चढ़ती फुटर चाहे वह उतरती फुटा, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पाड़ना पड़े वो तो गैर का लगो बैग गैर। तो बीजेपी इस तरीके से भी सोचती होगी। तो अब लाल डायरी का तो चैप्टर समाप्त हो चुका है आपकी तरफ ये देखिए, मैं बताऊं आपको, राजनीति में कोई सी चीज का अंत नहीं होता। ये चीजें आप किसी को प्रेशर में लेने के लिए भी यूज कर सकते हो, और उस टाइम हर चीज की टाइमिंग भी होती है, वो क्या उनको फैसला करना है। इस मामले में ये तो क्वेश्चन आपको प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मौजूदा सरकार से, इनसे करना चाहिए। मैं तो आपको ये बताऊंगा, अशोक जी जिस तरीके से एक दिन तो क्या उम्र का असर आ गया शायद डोकरे के ऊपर। एक दिन तो कहता है ये पर्ची का सीएम है, फिर कहता है कि इस युवा को मौका मिला, इसको नहीं हटाना चाहिए, इसको हटाया जाना जा रहा है। तो भाजपा के अंदर के मामलों के बारे में इतनी जानकारियां कैसे इनके पास? इन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए सूट करते हैं पंडित भजनलाल साहब। हाँ, ये जो बातें कह रहे हैं, तो इसके लिए तो मेरे हिसाब से तो सूट तो इनको सबसे ज्यादा वसुंधरा जी करती थी, और वसुंधरा जी को सबसे ज्यादा अशोक गहलोत सूट करता है उनको। और बाकी इसका आपको बताओ, ये राजनीति है, सरकार है, जो हमारा समाज है, हमारा समाज राजपूत समाज, उसकी रॉयल्टी तो सारे ये राजा महाराजा खा रहे हैं। ये दिया खा रही है, डिप्टी सीएम बन गई, ये इधर आपका मेवाड़ वाले हैं, ये गजेंद्र सिंह हेल्थ मंत्री है, 0.5% लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते है। आपने ये भी कहा था कि इनके महल तक कोई पहुंच भी नहीं पाता है, नहीं पहुंच पाता इनका कोई लेना। कभी किसी आम राजपूत को कभी दिया की तो शादी खैर इसी तरीके से हुई थी, हुई नहीं, पता नहीं क्या हुआ, आपको पता है, आपको तो पता नहीं, आप छोटे थे, लेकिन वो आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका तो जो भी है। लेकिन बुहानी सिंह की शादी तो हुई थी, इनके घरों में और शादियां तो हुई है। कभी आम राजपूत को ये निमंत्रण नहीं देते, न आम राजपूत के आना जाना इनका होता, चाहे मेवाड़ वाले हो, चाहे जोधपुर वाले हो, चाहे ये सारे जितने भी है, जितने भी राजा महाराजा, जितने भी स्टेट सर्व प्रमुख है, ये ठिकानेदार है, ये इंग्लिश अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। आम राजपूत की यहाँ कोई एंट्री नहीं है, और ये राजपूत के नाम से टिकट लेते हैं, राजपूत कोटे में मंत्री बनते हैं, और सबसे ज्यादा राजपूत की दुर्गति करते हैं। और यदि कोई इनके बारे में कुछ बोलता है तो आम राजपूत को क्यों पीड़ा होती है? तो क्या लेना देना? जिस दिन देश आजाद हुआ था और ये पीरवी पर लेके बैठ गए थे विशेष अधिकार, आम राजपूत को भीख का कटोरा देकर चौराहे पर खड़ा कर दिया था इन्होंने। कहां थे ये आम राजपूत को? कैसी हालत में छोड़ा था इन्होंने? ये सरकार के साथ चले गए थे सारे के सारे इन्होंने तो सारे बड़ी बड़ी पोस्टें ले ली थी, कोई राजदूत बन गए थे, कोई गवर्नर बन गए थे, कोई मंत्री का पद मिल गया था, विशेष अधिकार में क्या पढ़ लेना, उसको जानकारी कर लेना। और आम राजपूत का साथ क्या लेना देना इसका? आम राजपूत का सबसे ज्यादा शोषण किया है तो इन्होंने राजा और महाराजाओं ने किया है। और इस मामले के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी इनके अंदर रोशनी दिख रही है, पता चल जाएगा भाजपा को भी, लेकिन 0.5% लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करते, बिल्कुल भी लोगों को समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते।
और ये त्रासदी है समाज की, कब तक चलेगी? लेकिन आप इस तरीके के विवादास्पद बयान देते हैं तो समाज के लोग भी आपके खिलाफ बोलते हैं। कौन सा समाज, कौन सा विवाद, कौन सा बयान दे दिया विवादास्पद? ये इनकी शादी को लेकर के भी दिया था आपने, और ये भी कि राजा महाराजा सबसे ज्यादा शोषण करते थे राजपूतों का। तो यार मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ मुझे झूठ बोलना है क्या? नहीं, सच्ची बोल रहे हैं। दिया की शादी कैसे हुई पूछ लेना, कहाँ हुई पूछ लेना, किससे हुई। और ये दिया का स्टेटमेंट आया कि मेरे पिताजी के संस्कार, तो तुम्हारे पिताजी ने संस्कार दिए कि ऐसी ऐसी जगह इस तरीके से तू शादी करना, ये करना, तो तुम्हारे पिता की सहमति थी उसमें? पिताजी ने मुझे ये संस्कार दिए, वो तो भला आदमी था। भवानी सिंह जी तो भले आदमी थे, लेकिन वो जो ये विवादास्पद बयान है। जो चीफ मिनिस्टर होगा, जो डिप्टी सीएम होगा, जो मंत्री होगा, जो इस जगह आके बैठेगा, उनको इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। जब तक घर बैठे थे कौन पूछ रहा था? एक लोग ये भी कहते हैं कि ये तो उनका निजी मामला है, उसमें आक्षेप या टिप्पणी करने की क्या जरूरत है? माता सीता और राम का निजी मामला था, लेकिन उसको लंका का दहन करने के, रावण को जलाने, सारी मारने के बाद भी माता सीता को राम अलग रहे थे, उसको घर से निकाल दिया गया था, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। ये राजा का निजी मामला नहीं होता। ये जो कुर्सी है ये सबकी है। जो चेयर पर बैठेगा उसको हर सब आपके साथ, आप मैं बैठा हूं ना, मेरे साथ आपको क्यों सर पीछ पूछिए ना, मेरा ससुराल कहाँ है, मेरा ननियाल कहाँ है, मेरा ददियाल कहाँ है, मेरे यहाँ क्या है, मेरे साथ बेटी पूछिए ना, मैं बताता हूँ आपको। ये लेकिन मैं यदि पोस्ट पर नहीं हूंगा, ये क्या है, किस तरीके से करे ये लोग इनका अनुसरण करेंगे तो बारात तो फिर गांव में जाएगी, कोई ना घर रह जाएगी। उसके बाद तो बारातें थोड़ी निकलेंगी, घर में हो जाएंगे शादियां। एक हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि यहाँ का लड़ाकों का इतिहास नहीं रहा है। राजा ये हनुमान बेनीवाल ने गलत बोला। एक समाज के बारे में, मैं यदि उनके समाज के बारे में बोलूंगा तो मामला बहुत दूर तक चला जाएगा, विवाद हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने गलत कहा। किसी व्यक्ति की, किसी पर्टिकुलर किसी राजा के बारे में आप बोल सकते हो, किसी बारे में बोल सकते हो, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हो, लेकिन किसी समाज के बारे में यदि बोले, करेक्टर का सर्टिफिकेट हनुमान और हनुमान के समाज से नहीं चाहिए मुझे। जहां कल्चर के रूप का मतलब ही एग्रीकल्चर है, कल्चर जानते नहीं क्या है। हनुमान का जो विवाद था, आपको पता है गिर के अंदर जेता को ने क्या किया? शेरशाह सूरी के पठानों को धूल चटा दी थी, 50-60 हजार को, 10,000 राजपूतों ने। पानीपत के युद्ध के अंदर राणा सांगा ने क्या किया? राव शेखा ने बेहतर लड़ाई लड़ी। ये जो राजस्थान है, हिंदुस्तान जो आज हिंदुस्तान है, ये हमारे पूर्वजों की वजह से है। कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसी तरह का कोई नाम होता? जो यरूशलेम के वहां से जो आंधी चली थी अरब से, ओ इस आंधी को हमारे पूर्वजों ने रोका है, हमने रियासतें कुर्बान की है। और हनुमान बेनीवाल का कभी इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए कि समाज के बारे में। हर समाज अपने आप में बड़ा है। हाँ, व्यक्ति के बारे में यदि आप व्यक्ति के बाद दिया के बारे में बोलो, चाहे आप किसी सांसद के बारे में बोलो, चाहे चीफ मिनिस्टर के बारे में बोलो, 20 बार बोलो, लेकिन हनुमान बेनीवाल को मैं बोल सकता हूं, लेकिन जाट समाज के बारे में इस तरीके से गलत है, वो गलत है। गुर्जर सब किसी भी जाति के लिए कोई कमेंट्स कराए, वो लक्ष्मण रेखा को पार किया हनुमान ने। और मैं बता रहा हूँ राजनीति में उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को फ्यूचर में इस तरह के स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। ये पूरे समाज की हमारी ठेकेदारी नहीं है, हर तरह के लोग हैं इसके अंदर, और आप पूरे समाज को एक लकड़ी से हाँकोगे, कहने की भारी बढ़ जाएगा। फूलन देवी सांसद थी, क्या हुआ? किसने भेजा थोड़ी था, लेकिन वो जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ऐसी चीजों के रिजल्ट ऐसे आते हैं। जी, आप क्षेत्र में, वहाँ झुंझुनू में और अपने उदयपुर बाटी में तो काफी एक्टिव रहते हैं। राजस्थान के जो प्रदेश के बड़े मुद्दे हैं उनमें भी आपकी भागीदारी देखने को मिलेगी आगे? अब राजधानी में बैठा हूं ना आपके साथ। राजधानी में हम तो चाहते हैं आप आते रहिए ऐसे। बैठा हूं ना राजधानी में। देखिए, आपको बताऊं, इस मामले के अंदर
ये जो वर्तमान के अंदर जिस तरह की स्टेटमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो अच्छा काम कोई सरकार करे तो उसकी बड़ाई होनी चाहिए। ये एक अच्छे जिम्मेदार विपक्ष का भी रोल है, और गलत काम करे उसकी निंदा होनी चाहिए। और मेरी नजर के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा डिसऑनेस्ट कोई पॉलिटिशियन है, सबसे बड़ा धूर्त पॉलिटिशियन है तो अशोक गहलोत है। बाकी तो उसके कहीं अड़ते नहीं है। तो क्या बोलता है कि मैं तो भजनलाल को रखना चाह रहा हूँ, मैं तो ये करना चाह रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि गहलोत साहब के समाचार समाप्त हो गए। ठीक है सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।